વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જ જઈશું ત્યાં। वो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो चिप्स की फैक्ट्री खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है, वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा। साथियों, इस तरह के समझौतों का एक और पहलू है। आपने ये देखा होगा कि जहां डेयरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूध बेचने में आसानी तो होती है। डेयरियां भी पशुपालकों का, उनके पशुओं का ध्यान रखती हैं। पशुओं का सही समय पर टीकाकरण हो, उनके लिए सही तरह के शेड बने, पशुओं को अच्छा आहार मिले, पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए। और मैं तो गुजरात में रहा हूं, मैंने देखा है डेयरी कैसे पशुओं को संभालती है। बड़ी डेयरी दूध उत्पादक उन तक जाकर के किसानों की मदद करती है। और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो दूध खरीदने का काम है वो तो डेयरी कर लेती है, लेकिन पशु का मालिक तो पशुपालक या किसान ही रहता है। पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है। वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। ऐसे ही बदलाव अब खेती में भी होने का मार्ग खुल गया है। साथियों, ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद
इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है। 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का यह दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। देश के किसानों को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और इसमें निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका तो है ही। अंत में एक बार फिर कनेक्टिविटी के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए बिहार को, देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं फिर एक बार आपसे वही आग्रह करूंगा कि हमें कोरोना से लड़ाई लड़ते रहना है, हमें कोरोना को पराजित करके रहना है। हमने हमारे परिवार के हर सदस्य को कोरोना से बचाना है और इसके लिए जो भी यम नियम तय किए गए हैं उनका हम सब ने पालन करना है। कोई एक उसमें छूटछाट लेता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हम सब ने पालन करना है। मैं फिर एक बार मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ફરી એક વખત ખેડૂતોના બિલને લઈને સંબોધન કર્યું। તેમણે કહ્યું કે ખેડૂતોને ગુમરાહ કરવામાં આવી રહ્યા છે। વિપક્ષ અત્યારે ખોટું બોલવામાં વ્યસ્ત। એપીએમસીની સિસ્ટમ બંધ નહીં થાય। મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ એટલે કે એમએસપી ટેકાના ભાવ એ પણ પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહેશે, પરંતુ હવે ખેડૂતો પર કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન નહીં હોય। ખેડૂતોને આધુનિક ટેકનિક મળશે જેના કારણે કોલ્ડ સ્ટોરેજનો ઉપયોગ કરીને તેઓ પાકને સાચવી શકશે અને સાથે જ તેનું વેચાણ પણ કરી શકશે।
કારણ કે ઘણા એવા કિસ્સાઓ સામે આવતા હતા કે આપણી પાસે કોલ્ડ સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા ન હોય અથવા તો ખેડૂતો પાસે આવી કોઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન હોય તો પાક બગડી જાય છે. બીજા દેશોમાં એ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે, જેના કારણે લાંબા સમય સુધી પાકને સાચવી શકીએ છીએ આપણે અને સાથે જ અનાજ, ઘઉં, કઠોળ એ તમામનું વેચાણ પણ કરી શકીએ છીએ. મંડી એપીએમસી બંધ નહીં થાય, આ સ્પષ્ટ વાત ફરી એક વખત પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દોહરાવી છે. મંડીમાં જેમ કામ થતું હતું તેમ જ થશે. ખેડૂતો પર કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન નહીં લાદવામાં આવે. વિરોધીઓ જે છે તે ગુમરાહ કરી રહ્યા છે ખેડૂતોને.